गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग लाइफ साइंस में चैप्टर 2 को कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता को डायग्राम के द्वारा समझेंगे। उसके एक पार्ट को सेल डिवीजन, ये माइटोसिस सेल डिवीजन का चित्र है और इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है पूरे चैप्टर का। आज हम लोग डायग्राम के द्वारा फिर से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं कौन सा फेज है, और ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें लेबलिंग करना, नामांकन करना है चित्र में जो दिखाया गया है। तो इससे आप सब सेल डिवीजन को और अच्छे से याद रख पाएंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन को। तो ये जो पहला डायग्राम है ये है एनिमल सेल का चित्र है, जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका में बीच में केंद्रक पाया जाता है गोलाकृति का, जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं, और केंद्रक के ऊपर तारे के जैसी रचना पाई जाती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। सभी जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, किंतु पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और जंतु कोशिका में भी न्यूरॉन की कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिससे जंतु कोशिका न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। और सेंट्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, तारे के जैसी सेंट्रोसोम तारे की आकृति की रचना है और इसमें दो छोटा केंद्रक पाया जाता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। और ये कोशिका विभाजन के समय में स्पिंडल या तुर्क का निर्माण करता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल नहीं होने के कारण उसमें तुर्क का निर्माण कौन करता है, तो केंद्रक का पदार्थ और गोल्गी बॉडी जो है तुर्क का निर्माण करते हैं। अब कोशिका में जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो पतले धागे के समान रचना दिखाई गई है उसे क्या नामकरण करेंगे, उसका नाम है क्रोमैटिन। और ये कौन सी अवस्था का चित्र है, ये माइटोसिस विभाजन या समसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले की अवस्था है, जिसे हम लोग इंटरफेज या विश्रामावस्था कहते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम नहीं दिखाई दे रहा है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है। केंद्रक के चारों भाग दिखाई देते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य, केंद्रक के अंदर एक छोटा केंद्रक होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और केंद्रक में पतले धागे के समान रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और इस अवस्था में कोशिका में विकास होता है, केंद्रक का आकार बड़ा होता है, डीएनए की मात्रा द्विगुणित होती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है कोशिका में, और कोशिकांग की मात्रा भी द्विगुणित होती है, और सिर्फ विभाजन की क्रिया नहीं होती। इस अवस्था में कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। इंटरफेज अवस्था बहुत लंबा चलता है, इसलिए इंटरफेज अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, G1, S और G2। G1 अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है, ऐसा अवस्था में डीएनए की मात्रा द्विगुणित हो जाती है, और G2 अवस्था में आरएनए, प्रोटीन और कोशिकांग की मात्रा भी द्विगुणित हो जाती है। इसके बाद इंटरफेज अवस्था खत्म होती है और शुरू होता है विभाजन की अवस्था, यानी माइटोसिस की अवस्था। और माइटोसिस जो है विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और केंद्रक विभाजन माइटोसिस में 4 अवस्था में पूरा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और साइटोकाइनेसिस के बाद माइटोसिस में एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बन जाती है। तो इंटरफेज के बाद यहाँ पर जो अवस्था का चित्र दिया गया है यह माइटोसिस के केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था है जिसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। अब प्रोफेज में क्या दिखाई दे रहा है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन गया। हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से बना हुआ है। दोनों क्रोमेटिड जिस रचना से जुड़ते हैं उसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, और क्रोमोसोम पर दानेदार कण के समान रचना दिखाई देती है जिसे क्रोमोमियर्स कहते हैं, जिसके ऊपर जीन पाया जाता है जिसे आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। और प्रोफेज के अंत तक आते आते केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है गायब होना शुरू होती है, और इस कोशिका के केंद्रक में कितना क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, 4।
और सेंट्रोसोम का एक सेंट्रियोल उत्तरी ध्रुव में रहता है तो दूसरा उसके विपरीत ध्रुव में चलना शुरू कर देता है और विपरीत ध्रुव में पहुंच जाता है प्रोफेज के अंत तक। इसके बाद केंद्रक विभाजन की, माइटोसिस के केंद्रक विभाजन की दूसरी अवस्था है जिसे हम मेटाफेज कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है केंद्रक द्रव्य में गति करता है और गति करते करते एक सीधी रेखा में आ जाता है। मेटाफेज के शुरुआत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है, केंद्रक के केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्ण रूप से गायब हो जाती है। दोनों सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। सेंट्रियोल से तारे के समान रश्मियां निकलती है जिसे एस्ट्रल रे या तारा किरण कहते हैं। उससे रेशे के समान रचना निकलती है जो दोनों सेंट्रियोल को जोड़ती है और यहाँ पर स्पिंडल या तुर्क के समान रचना बन जाती है। तुर्क में दो तरह के रेशे हैं, एक है क्रोमोजोमल रेशा और एक है लगातार रेशा। क्रोमोजोमल रेशा से क्रोमोजोम केंद्रक द्रव्य में गति करते करते जुड़ जाते हैं, किसके द्वारा, अपने सेंट्रोमियर के द्वारा, और इस तरह से जुड़ते हैं कि सारा क्रोमोजोम एक सीधी रेखा में आ जाता है। और मेटाफेज अवस्था में सब क्रोमोजोम सबसे स्पष्ट दिखाई देता है क्योंकि सब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस अवस्था में हम लोग क्रोमोजोम का आकार की रचना का अध्ययन कर सकते हैं। साथ में हम लोग क्रोमोजोम की संख्या को भी गिन सकते हैं। तो सबसे स्पष्ट क्रोमोजोम दिखाई देता है मेटाफेज अवस्था में और क्रोमोजोम सेंट्रोमियर के द्वारा क्रोमोजोमल रेशा से जुड़ जाते हैं। इसके बाद केंद्रक विभाजन की तीसरी अवस्था है जिसे हम लोग एनाफेज कहते हैं। एनाफेज अवस्था में क्या होता है, प्रोफेज के समय में ही क्रोमोजोम सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है, क्रोमोजोम का दोनों क्रोमैटिड, किंतु सेंट्रोमियर से ही जुड़ा हुआ है और लंबवत रूप से दो भाग में बंट जाता है। अब सेंट्रियोल से निकलने वाला रेशा विपरीत ध्रुव से खींचने लगता है और जिससे क्रोमोजोम का जो सेंट्रोमियर है वो दो भागों में टूट जाता है और प्रत्येक क्रोमोजोम का एक एक क्रोमेटिड अपने अपने सेंट्रोमियर को लेकर के विपरीत ध्रुव में चलना शुरू करता है। तो हमारे पास चार क्रोमोजोम था। अब कितना क्रोमोजोम हो गया, 8 क्रोमोजोम, क्योंकि माइटोसिस विभाजन के बाद जब एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती है तो दोनों में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। तो ये चारों जो क्रोमेटिड हैं एक एक क्रोमोजोम ही कहलाएंगे। अब एनाफेज के बाद केंद्रक विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था माइटोसिस में है, वो है टेलोफेज। टेलोफेज अवस्था में चारों क्रोमेटिड अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के खुलने लगते हैं और फिर इस क्रोमेटिड से बन जाता है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जैसे ही बन जाता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बन जाती है, केंद्रक द्रव्य आ जाते हैं, केंद्रिका बन जाती है। दोनों ध्रुव में वही घटनाएं होती है और एक केंद्रक से बन गया दो केंद्रक, किंतु अभी भी वो कोशिका के अंदर है, कोशिका का विभाजन नहीं हुआ है। तो एक मातृ कोशिका का केंद्रक एक बार विभाजित होकर के दो केंद्रक बना लिया। अब कोशिका को दो भाग में बांटना है। कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। पौधे में साइटोकाइनेसिस किस तरह से होता है, फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट बनने के कारण। सेल प्लेट कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी सबसे पहले सेल प्लेट को कोशिका के मध्य में जमा करने लगती है, फिर धीरे धीरे मध्य से किनारे की तरफ सेल प्लेट जमा होता जाता है और इस तरह से सेल प्लेट बीच में जमा होने के बाद सेल प्लेट के दोनों तरफ सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति बन जाती है और एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बन जाती है। और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सबसे पहले कोशिका, जिसे हम लोग कटाव या फॉरोइंग कहते हैं, सबसे पहले कोशिका झिल्ली मध्य में संकुचित होने लगती है। धीरे धीरे ये संकुचन गहरा होता चला जाता है और अंत में एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बन जाती है। इसके बाद हम लोग दूसरा डायग्राम इसी से रिलेटेड और थोड़ा देख लें। कौन सी अवस्था का चित्र है, पहले इसको हम लोग ध्यान से देखें तो अब ये समझ में आ जाएगा इस चित्र को देखने से ही। ये प्रोफेज अवस्था का चित्र है। ये कौन सी अवस्था का चित्र है, सारा क्रोमोसोम एक सीधी रेखा पे आ जाता है, यानी ये मेटाफेज अवस्था का चित्र है। साथ ही इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें स्पिंडल या तुक का निर्माण हो गया। अब क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के टूटने के बाद
एक एक सेंट्रोमियर को लेकर के विपरीत ध्रुव पर चलना शुरू करते हैं, अर्थात ये कौन सी अवस्था का चित्र है? माइटोसिस के केंद्रक विभाजन की तीसरी अवस्था यानी एनाफेज अवस्था का चित्र है। अब दोनों 8 क्रोमेटिड में से 4 क्रोमेटिड दोनों तरफ विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं, 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ये कौन सी अवस्था का चित्र है? ये माइटोसिस के केंद्रक विभाजन की चौथी अवस्था का चित्र है, जिसे हम लोग टेलोफेज कहते हैं। और ये कौन सी अवस्था का चित्र है? तो ये है इंटरफेज अवस्था का चित्र, मतलब कोशिका विभाजन शुरू होने की पहले की अवस्था। कोशिका विभाजन शुरू होने के पहले की अवस्था को हम लोग इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज अवस्था में कोशिका का आकार बड़ा होता है, केंद्रक का आकार बड़ा होता है, डीएनए की मात्रा द्विगुणित होती है, आरएनए का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कोशिकांग की मात्रा द्विगुणित हो जाती है, क्योंकि एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनेगी तो सभी में माइटोकॉन्ड्रिया जाना चाहिए, दोनों में एक एक, इस तरह से करके कोशिकांग की मात्रा द्विगुणित हो जाती है। और इंटरफेज अवस्था में हमें केंद्रक पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। केंद्रक के चारों भाग दिखाई देते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य केंद्रक द्रव्य, ये है छोटा केंद्रक जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका। और केंद्रक के अंदर पतले धागे के समान रचना दिखाई देती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय में क्रोमोसोम का निर्माण करता है मोटा और संघनित होकर के। क्रोमेटिन किससे बना है? तो क्रोमेटिन पर छोटे छोटे बीट्स या मोती के जैसी रचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और एक एक न्यूक्लियोसोम बनता है 200 बेस पेयर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर से। और क्रोमेटिन से जब क्रोमोसोम बनने लगता है, यानी क्रोमेटिन छोटा मोटा और संघनित होने लगता है, संघनित होने का कारण क्या है? तो पहले न्यूक्लियोसोम जो है क्रोमेटिन पे दूर दूर स्थित रहता था, जैसे ही संघनित होने लगता है न्यूक्लियोसोम बीड्स जो हैं मोती की जैसी रचना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एकदम सट जाते हैं, इसलिए क्रोमेटिन मोटा छोटा होकर संघनित होकर क्रोमोसोम बनाता है। और केंद्रक जंतु कोशिका में केंद्रक के ऊपर तारे की जैसी रचना होती है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल रहते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर, जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। और प्रोफेज अवस्था, अब केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक माइटोसिस विभाजन शुरू होगा। माइटोसिस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। 4 अवस्था के बाद केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला अवस्था है केंद्रक विभाजन का, जिसको हम लोग प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज अवस्था में केंद्रक में क्रोमोसोम दिखाई देने लगता है। हर क्रोमोसोम 2-2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। दोनों क्रोमेटिड जिस रचना से जुड़े रहते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोसोम का दोनों सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव पर चलना शुरू कर देता है और प्रोफेज के अंत तक विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाता है। और क्रोमोसोम के ऊपर दानेदार कण के समान रचना दिखाई देती है जिसे क्रोमोमियर्स कहते हैं, और उस पर जीन पाया जाता है जिसे आनुवांशिकता की इकाई कहते हैं। और ये है सेंट्रियोल जो स्पिंडल या तुर्क का निर्माण करता है जिससे एस्ट्रल रे या तारा रश्मि निकलती है। और ये है केंद्रक। इसके बाद केंद्रक माइटोसिस में केंद्रक विभाजन की दूसरी अवस्था जिसे हम लोग मेटाफेज कहते हैं। मेटाफेज अवस्था में मेटाफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से गायब हो जाती है। केंद्रक के अंदर की केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य भी गायब हो जाता है, केंद्रिका गायब हो जाती है। और ये जो क्रोमोसोम है केंद्रक द्रव्य में गति करता रहता है और गति करते करते एक सीधी रेखा में आ जाता है। और दोनों सेंट्रियोल जो विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं जिससे तारा रश्मि निकलती है, वो आगे बढ़ करके स्पिंडल या तुर्क का निर्माण करती है। इस तुर्क में 2 तरह के रेशे होते हैं, एक लगातार रेशा होता है और एक टूटा टूटा रेशा होता है जिसे क्रोमोसोमल रेशा कहते हैं। उस क्रोमोसोमल रेशा से क्रोमोसोम केंद्रक द्रव्य के अंदर गति करते करते सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ जाता है और एक सीधी रेखा में आ जाता है, और जिसके कारण एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एक प्लेट या का निर्माण होता है जिसे इक्वेटोरियल प्लेट या विषुवत रेखीय प्लेट कहते हैं। और मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इस अवस्था में हम लोग क्रोमोसोम के आकार की रचना का अध्ययन कर सकते हैं, साथ में क्रोमोसोम की संख्या भी गिन सकते हैं। मेटाफेज अवस्था के बाद केंद्रक विभाजन की तीसरी अवस्था जिसे हम लोग एनाफेज कहते हैं। एनाफेज अवस्था में क्या होता है? अब प्रोफेज अवस्था में ही क्रोमोसोम सिर्फ सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड लंबवत रूप से 2 भाग में बढ़ चुका था। अब तारा रश्मि
से निकलने वाला जो रेशा है वो विपरीत ध्रुव से खिंचाव पड़ने के कारण सेंट्रोमियर को दो भागों में तोड़ देता है और क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर के एक एक क्रोमेटिड को लेकर के विपरीत ध्रुव पर चलना शुरू करता है। तो हम लोग 4 क्रोमोसोम से शुरू किए थे। एनाफेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 क्रोमोसोम से 8 क्रोमोसोम बन गया। एक एक क्रोमेटिड एक एक सेंट्रोमियर के साथ वो विपरीत ध्रुव पर चलना शुरू करता है। और माइटोसिस के केंद्रक विभाजन की अंतिम अवस्था है जिसे टेलोफेज कहते हैं। और चारों क्रोमेटिड अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं सेंट्रियोल भी विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाता है। अब सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम यहाँ पर सेंट्रोसोम बन जाएगा केंद्रक के ऊपर और क्रोमोसोम खुलने लगता है और इससे क्रोमेटिन बन जाता है। जैसे ही क्रोमेटिन बन जाता है इसके चारों तरफ केंद्रक द्रव्य बन जाता है, केंद्रक झिल्ली बन जाती है, केंद्रिका बन जाती है। दोनों ध्रुव पे यही घटनाएं होती है और एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही केंद्रक का निर्माण हो जाता है उसके बाद माइटोसिस विभाजन की दूसरी अवस्था साइटोकाइनेसिस, जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पौधे में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है फ्रैग्मोप्लास्ट या सेल प्लेट के द्वारा और जंतु में कोशिका विभाजन में भाग लेती है कोशिका झिल्ली, जिस क्रिया को हम लोग कहते हैं कटाव या फॉरोइंग। कोशिका झिल्ली मध्य में संकुचित होती है, धीरे धीरे संकुचन और गहरा होता जाता है और अंत में एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बन जाती है। तीसरे डायग्राम में हम लोग देखते हैं ये किस चीज़ का डायग्राम है, कौन सी अवस्था का चित्र है। तो देख करके हम लोग समझ जाएंगे ये माइटोसिस विभाजन के केंद्रक विभाजन की तीसरी अवस्था, कैरियोकाइनेसिस की तीसरी अवस्था यानी एनाफेज अवस्था का चित्र है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है एक एक क्रोमेटिड एक एक सेंट्रोमियर को लेकर के विपरीत ध्रुव पर चलना शुरू करते हैं। और ये है तुर्क या स्पिंडल और ये है क्रोमेटिड और ये जुड़ा हुआ है सेंट्रियोमियर से और विपरीत ध्रुव पर क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल। और इस तरह से मैंने डायग्राम के द्वारा आपको माइटोसिस विभाजन को एक बार फिर से रिवाइज कराने की कोशिश की। आशा करती हूँ इससे आप लोग समझ जाएंगे और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू।